लेकिन चूंकि लॉकडाउन का वक्त है, इसलिए मंच को हमने नया रूप दिया है, घर से मंच, जिसमें हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घर से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। ओवर टू यू ब्रिजेश। शुक्रिया राकेश। इंडिया न्यूज के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय कृषि और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी, इंडिया न्यूज के ई मंच पे आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक वक्त जब लॉकडाउन सेकेंड लेग एक्सटेंशन किया गया था तो सबसे बड़ी लोगों के दिमाग में चिंता थी कि भारतीय कृषि की स्थिति क्या होगी। इसको लेकर आपके मंत्रालय ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी सारा काम किया है। आखिर क्या रोड मैप था जिसकी वजह से जो एक भयावह स्थिति पेंट की जा रही थी वैसी स्थिति नहीं हुई और कमोबेश कृषि की जो स्थिति थी वो भारत सरकार बचा पाने में, आपका मंत्रालय बचा पाने में सफल रहा? ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और अपनी बात रखने का प्रयत्न किया। आज मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि कृषि के क्षेत्र में जो चिंताएं थीं, अब कृषि का क्षेत्र उन चिंताओं से निरंतर मुक्त होता जा रहा है। यह इसलिए संभव हुआ कि जैसा पहला वाक्य आपने बोला कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसी भी सरकार की नीतियों में यह ध्यान रखा जाए कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी प्रधानता से ओतप्रोत होकर ही हमको अपनी नीतियां, निर्णय और कार्यक्रम बनाने चाहिए और अगर बनाएंगी तो इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। पूरा विश्व कोरोना वायरस संकट के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश भी उसी दौर में है। लॉकडाउन की स्थिति थी। लॉकडाउन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तो सभी के मन में यह बात थी कि इसी समय फसल कटाई का टाइम है, लॉकडाउन है तो ये हो ही नहीं पाएगा। लोगों को लगता था मजदूर ही नहीं मिलेंगे, लोगों को लगता था फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके मन में हमेशा कृषि की, गांव की, किसान की, गरीब की प्रधानता रही और इसलिए आरंभ में ही उन्होंने फसल की कटाई और उपार्जन प्रभावित न हो, इसलिए किसान को, मजदूर को और मशीन को, तीनों को खेत में जाने की अनुमति प्रदान की। उपार्जन के लिए नेफेड और एफसीआई को तैनात किया और कृषि उत्पाद को इधर से उधर ले जाने की भी अनुमति प्रदान की। इसी का परिणाम है कि पहले 15-18 दिन में किसान ने फसल दलहन और तिलहन की काट ली और अब पूरे देश में लगभग 90% से ऊपर गेहूं की कटाई का काम भी पूरा हो गया है। अब देश भर में उपार्जन चल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट जीडीपी में जो योगदान था वो 3.7% का था और मुझे लगता है आगे भी ये 3% से ऊपर ही रहने वाला है और इसके लिए मैं सबसे अधिक श्रेय देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी की कृषि हितैषी नीतियाँ, निर्णय और दूसरा किसान जो हमारा एकदम कोरोना से योद्धा होकर लड़ा और उसने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, असुविधाएं थी तो भी विकल्प खोजे और फसल को काटा और अब वो फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर आ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लक्ष्य हमने तय किया था उस लक्ष्य के मुताबिक ही पैदावार हो रही है और कृषि का क्षेत्र एक तौर से ऐसी मुसीबत से देश को निकालने वाला भी क्षेत्र रहा है और इसके लिए किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं इस काम के लिए।
जी विजय जी। तोमर जी, एक और मुद्दा था जिसको लेकर आपके मंत्रालय ने कई सारे एक और मुद्दा था जिसको लेकर आपके मंत्रालय ने काफी कदम उठाए। वो मुद्दा था ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में किसानों को काफी समस्या आ रही थी। वो कौन कौन से कदम आपके मंत्रालय ने उठाए और इससे कितनी राहत पहुंची किसानों को? स्वाभाविक रूप से जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम लॉजिस्टिक की परेशानी खड़ी हुई थी। यद्यपि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि खाद्यान्न और कृषि उत्पाद इसके आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी, लेकिन लॉकडाउन में सब लोग भयभीत थे, तो ट्रांसपोर्टर कहीं छूट गया, वाहन कहीं छूट गया, ड्राइवर वाहन को छोड़कर घर चला गया। ऐसी परिस्थिति में आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा था और लोगों को कठिनाई आ रही थी। जो लोग साहसपूर्वक मैदान में आकर काम कर रहे थे, उनको भी राज्य की और जिलों की सीमाओं पर दिक्कत आ रही थी। तो ये दिक्कत खत्म हो, इसके लिए हम लोगों ने एक कॉल सेंटर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बनाया। उसका नंबर 144488 था और है मतलब अभी, और इस नंबर को सभी राज्यों के साथ शेयर किया और राज्यों को भी कहा है वो अपने यहाँ कंट्रोल रूम बनाएं, और इस पर यह सुविधा दी कि कोई भी किसान, व्यापारी या ड्राइवर अगर किसी भी सीमा पर रुका हुआ है तो इस कॉल सेंटर में फ़ोन करेगा, तो हमारे अधिकारी संबंधित राज्य से बात करके उसको सहायता करते थे और कृषि उत्पाद और खाद्यान्न इधर से उधर जा सके ये सुनिश्चित करवाने में मदद करते थे। दूसरा, लॉजिस्टिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और किसान का उत्पादन वाजिब दामों पर बिक सके। इसलिए खरीद के लिए तो मैंने आपको बताया कि नेफेड और एफसीआई दोनों मिलकर राज्यों में खरीद कर रहे हैं। राज्य सरकारें उसमें पूरा योगदान कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वाहन की और परिवहन की आवश्यकता थी, तो इसलिए हम लोगों ने किसान रथ हेल्प डेस्क बनाया और इस हेल्प डेस्क पर 11 लाख वाहन ट्रांसपोर्टर आकर जुड़े हैं और इन 11 लाख वाहनों का नंबर इस ऐप पर मौजूद है, ट्रांसपोर्टर का नंबर मौजूद है, ड्राइवर के नंबर भी बहुत सारे मौजूद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 2.5 लाख लोगों ने इस ऐप का उपयोग करके परिवहन को सुगमता उपलब्ध कराई है। इस ऐप के माध्यम से सुनिश्चित हो सका है कि कोई भी किसान, व्यापारी वो जहां ट्रेड कर रहा है, जहां से उसे सामान दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए वो अपनी सुविधा का वाहन इस ऐप पर चयन कर सकता है और उसके साथ ई मोल भाव कर सकता है, किराया तय कर सकता है। इस 11 लाख में बड़े वाहन भी हैं, मझोले वाहन भी हैं, छोटे वाहन भी हैं। इसलिए फार्म से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर वेयर हाउस तक जाना है तो छोटे वाहन उसके लिए उपयोग हो सकते हैं, और राज्य के बाहर जाना है तो बड़े वाहनों का उपयोग हो सकता है। इस ऐप की सुविधा का भी उपयोग लाखों किसानों ने किया है, जिससे देश भर में आवाजाही को तीव्रता मिली है। जी विजय जी। तोमर जी, इस वैश्विक महामारी ने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर इस वैश्विक महामारी ने तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर डाला है। आपको कितना लगता है कि इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस के चलते कृषि क्षेत्र पे कितना असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि जिस जिजीविषा के साथ किसान ने फसल कटाई और उपार्जन में सफलता प्राप्त की है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन भी था, कोरोना वायरस का संकट भी था। इन सभी स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भी ग्रीष्म ऋतु की जो बुआई है, गर्मी के मौसम वाली जो फसलें हैं, उनकी बुआई इस बार 57 लाख हेक्टेयर में हुई है और ये गत वर्ष की तुलना में 38% अधिक है। तो आप सोचिए कि एक तरफ वो कटाई का काम भी कर रहा है, फसल को बेचने का भी काम कर रहा है,
दूसरी तरफ गर्मी के मौसम की फसल पर भी उसका ध्यान है और ऐसी परिस्थिति में भी उसने 38% अधिक बुआई की है। इससे ये संकेत मिलता है कि किसान पूरी शिद्दत के साथ खेती के काम में लगा हुआ है और कहीं भी इस कोरोना की स्थिति में वो पीछे हटने वाला नहीं है। 16 अप्रैल को मैंने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें सभी देश भर के राज्य जुड़े थे, उनकी कठिनाई को भी सुना और पूरे देश के सभी राज्यों को मैंने उसमें आश्वस्त किया कि आप खरीफ के क्षेत्र में तेज़ी के साथ बढ़िए और हम आपको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सीड सब दृष्टियों से मदद करेंगे। सब आदान की जो उपलब्धता है वो देश में है, किसी भी प्रकार की किसी राज्य को कोई कमी नहीं आने देंगे। जिस प्रकार से ये फसल अच्छी आ रही है, मौसम का जो अनुमान है उसके आधार पर मैं आशा करता हूँ कि किसान की मेहनत रंग लाएगी और अगली फसल भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप और लक्ष्य के नज़दीक होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में असुविधा तो है, दिक्कत तो है, लेकिन इस परिस्थिति का आंशिक फर्क ही आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तोमर जी, एक और समस्या थी जो फलों को लेकर समस्या थी। काफी फल बेकार हो गए। इन सब इस स्थिति से निपटने के लिए आपकी मंत्रालय ने क्या-क्या निर्णय लिए? देखिए, फल और सब्जी दो फसलें ऐसी हैं जिनका जीवन बहुत कम होता है। सब्जी भी बहुत दिन तक नहीं रोकी जा सकती और फल को भी बहुत दिन तक नहीं रोका जा सकता। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इतनी प्रतिकूलता के बावजूद भी पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो ये तो ध्यान में आएगा कि सब्जी की जितनी प्रचुरता मंडियों में पहले हुआ करती थी उतनी प्रचुरता कहीं कहीं देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कोई भी आदमी ऐसा भी हमें नहीं मिलता जो ये कहे कि मुझे खाने के लिए सब्जी नहीं मिली या मुझे उपयोग करने के लिए दूध नहीं मिला। यह भी किसानों के अभिनंदन की बात है कि ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े देश को सब्जी उपलब्ध कराना, दूध उपलब्ध कराना, यह हमारे किसान ने किया है। फलों के जो किसान हैं, मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के किसानों से मैं बात कर रहा था तो उसमें कई किसान फल के भी थे। तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन के कारण उनका फल इधर से उधर नहीं जा पा रहा था और लॉजिस्टिक की उनको बड़ी दिक्कत थी। तो उसी दिन हम लोगों के दिमाग में आया किसान रथ हेल्प डेस्क बनाने का, उसको हम लोगों ने अंजाम दिया। और दूसरा, जब ऐसी परिस्थिति होती है कि फलों के दाम बहुत मार्केट में गिर जाएं, तो एक हमारी MIS स्कीम है, बाजार हस्तक्षेप योजना। उस योजना को हम लोगों ने उसी दिन ऑर्डर करके लागू किया। इस योजना में ऐसी परिस्थिति जब खड़ी होती है तो राज्य ऐसे उत्पाद को खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और इसमें जो नुकसान होता है उस नुकसान की 50% भरपाई राज्य करते हैं और 50% भरपाई केंद्र करती है। फलों के किसान इस योजना का भी लाभ उठा रहे हैं और राज्यों के साथ मिलकर वो उठा सकते हैं। तोमर जी, एक चीज और सामने आई कि क्या किसान ऋण माफी योजना की तरफ भी क्या सरकार सोच रही थी किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, या आपको लगता है कि इस तरह की ऋण माफी किसानों को जो कर्ज दिया गया वो ऋण माफी अब मुफीद नहीं है इस वक्त उसको लागू करना? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि इतिहास में कई बार कई राजनीतिक दलों ने, कई सरकारों ने किसानों की ऋण माफ़ी की है, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि ऋण माफ़ी के कारण किसान उन्नतशील बना हो। तो मैं ये मानता हूँ कि ऋण माफ़ी किसान की समस्याओं का हल नहीं है। किसान को अगर आगे बढ़ाना है तो उसको उन सब चीज़ों में फैसिलिटीज प्रदान करना चाहिए जिनको अपना कर
वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसके लिए अच्छी किस्म का उसको बीज उपलब्ध हो, सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, फर्टिलाइज़र की उपलब्धता उसे हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता उसे हो। और जहाँ तक कर्ज का मामला है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने केसीसी वितरण का काम काफ़ी किया और इस योजना के अंतर्गत बैंक से 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान फसल के लिए ले सकता है और लेता है। ऐसे 6 करोड़ किसान हैं जिनको अब ये लाभ मिलता है, लेकिन देश भर में 9 करोड़ 40 लाख किसान हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं। पिछले दिनों फरवरी में आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने आग्रह किया था और प्रधानमंत्री जी ने इसके अभियान के दूसरे चरण की लॉन्चिंग चित्रकूट में की थी और 15 दिन में लगभग हम लोगों ने प्रयास किया तो 75 लाख एप्लीकेशन केसीसी के लिए आई और उसमें से 20 लाख को बैंक ने सैंक्शन किया। बाद में लॉकडाउन हो गया तो अभियान आगे नहीं बढ़ पाया। हम लगातार रिजर्व बैंक के और बाकी बैंकर्स के सबके संपर्क में हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और किसानों को मतलब ऋण मिले यह सुविधा उत्पन्न कराएंगे। और आपके ध्यान में होगा कि किसान को सरल किस्तों में और आसान ब्याज पर कर्ज मिल सके, इसके लिए हमारी ब्याज सब्सिडी है और 31 मार्च तक जो किसान अपना पैसा जमा कर देता है तो उसको 5% सब्सिडी मिलती है ब्याज पर। तो कुल मिला के किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। इस बार 31 मार्च लॉकडाउन के बीच में थी और किसान की फसल भी मंडी में नहीं पहुंची थी, इसलिए इस तिथि को हम लोगों ने बढ़ाकर 31 मई किया है, जिससे कि किसान को इस ब्याज सब्सिडी का फ़ायदा मिल सके। इस दिशा में निश्चित रूप से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को इतनी मदद की जाए कि किसान खेत में उत्पादन भी अच्छा कर सके, नई नई बीज के किस्मों का उपयोग करके वह खेत की उत्पादकता भी बढ़ा सके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करे, जैविक खेती की ओर जाए, ड्रिप इरिगेशन की ओर जाए, सोलर का उपयोग करे। इस दिशा में सरकार बहुत जागृत होकर काम कर रही है और वेस्टलैंड का भी ठीक ठीक उपयोग हो सके, इस दिशा में भी आईसीआर ने नए बीजों का इजाद किया है। उनका उपयोग करके भी नया रकबा खड़ा करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।